जितने भी बच्चों का 18 फरवरी को एग्जाम होने वाला है, जिस एग्जाम में अगर आप लोग को 30 में 30 लाना है तो ये वाला वीडियो बिल्कुल आप ही बच्चों के लिए है। जितने भी बच्चे जो कि कुछ भी नहीं पढ़े हैं पूरा साल भर, जिनकी नैया पार ये वाला वीडियो कराने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक आप लोग वॉच कीजिएगा। इसमें हम लोग बेसिक से और एडवांस लेकर सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को परोस के खिलाने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिएगा, जिसके लिए आप लोग ईयरफोन का यूज कर सकते हैं। और इसमें जितने भी चैप्टर्स हैं सभी को हमने विस्तार से डिस्कस किया है, हल किया है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। बस ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन को सुनने में, क्योंकि एक बार पढ़िएगा आप लोग को भूलिएगा नहीं, बस एग्जाम में जाकर मार के आ जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन आप लोग को दिखाते हैं। चैप्टर्स के नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विशेष सूची में क्षितिज से यहाँ पर सूरदास, तुलसीदास, देव, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, नागार्जुन जैसे महान कवियों के जो कि चैप्टर्स हैं वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार एक नजर आप लोग विशेष सूची पर भी देख लीजिए। कृतिका की बात की जाए तो कृतिका से यहाँ पर चैप्टर आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में ये रहा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है सूरदास का जन्म कब हुआ था। तो सूरदास का जन्म सन 1478 को हुआ था। ठीक है, 1478 यानी कि 1448 और सॉरी 1478। ठीक है, 1478 को जो कि जन्म हुआ था। किसका जन्म? सूरदास का जन्म। उनके गुरु का क्या नाम था? जो कि सूरदास थे उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य उनके गुरु का नाम था। एक बार आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उनकी मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? उनकी मृत्यु सन 1583 में पारसोली में हुई थी। पारसोली जो एरिया का नाम है वहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 1583 ईस्वी में हुई थी। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा, आप लोगों के स्क्रीन में है। उनके काव्य की भाषा क्या थी? तो उनके काव्य की भाषा क्या थी? वज्र भाषा थी। ठीक है, किसकी काव्य की भाषा? आपको अगर पूछ लिया जाए तो किसके वज्र की भाषा? जो कि सूरदास होगा, तो सूरदास के काव्य की भाषा वज्र थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके काव्य में किन रसों का निखरा हुआ स्वरूप है? ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उनके काव्य में किन रसों का निखरा हुआ स्वरूप है? तो राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य और श्रृंगार। ठीक है, वात्सल्य और श्रृंगार रसों का निखरा हुआ स्वरूप है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर, उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है? उनका प्रमुख काव्य ग्रंथ सुरसागर जी, जो कि आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे आप लोग वीडियो को ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग ईयरफोन लगा लीजिए और वीडियो को प्ले करके छोड़ दीजिए, ताकि आप लोग मेरी आवाज़ को क्लियर आप लोगों के कानों तक सुन सकते हैं, जिसके माध्यम से आप लोग को फटाक से याद हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप लोग कुछ काम भी कर रहे होंगे तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन आप लोग रिवाइज आप लोग का हो जाएगा। अब वहाँ से हमारे MCQ सवाल खत्म होते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गोपियाँ किसके प्रेम में अस्कत हो गई थी? तो किसके प्रेम में अस्कत हो गई थी? सभी को पता ही होगा, आराम से मार देना है। किस में? पता है ना, ख में। ठीक है, प्रेम के प्यार में। आप लोग कृष्ण बचपन में भी देखे होंगे। और गोपियाँ कृष्ण के प्रति कैसी भावना रखती थी? कैसी भावना रखती थी? प्रेम की भावना रखती थी, घृणा की, क्रोध की, विरोध की? बताइए फटाक से। प्रेम की भावना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए यहाँ पर, कवि के अनुसार गोपियों का स्वभाव कैसा था? गोपियाँ कैसे स्वभाव की थी? तो गोपियाँ जो कि भोली थी। ठीक है, भोली स्वभाव की थी। राइट आंसर आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन में। 4 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, गोपियाँ को छोड़कर कृष्ण कहाँ चले गए थे? तो कृष्ण कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। ठीक है, कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे। वृंदावन कोई नहीं दीजिएगा, या फिर द्वारिका, या फिर वज्र, ये सब। ठीक है, कहाँ गए थे? मथुरा। मथुरा कृष्ण, कृष्ण मथुरा, नाम याद रख लीजिएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट, आप लोग देख लीजिए, कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? इसका हम लोगों ने जो कि लॉन्ग क्वेश्चन भी आप लोग को बताया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। कृष्ण का योग संदेश लेकर कौन आया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइए। तो फिलहाल जिन बच्चों को नहीं पता है, जो बच्चे नैया पार कराने के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोग का हो जाएगा ग उद्धव। ठीक है, उद्धव जो कि राइट आंसर हो जाएगा, जो कि संदेश लेकर आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नंबर 6 की ओर। इनमें से किस पक्षी की तुलना गोपियों के
गोपियों ने समय से की है, मतलब गोपियों ने समय से की है किस पक्षी की तुलना? हारिल पक्षी की तुलना की है, ठीक है। गोपियों ने अपनी तुलना हारिल पक्षियों से की है। 7 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में, उद्धव कृष्ण का कौन सा संदेश लेकर आए थे? तो योग संदेश, ठीक है, योग संदेश यानी कि भूलने वगैरह का संदेश ये होता है। योग संदेश लेकर आए थे जिसमें वो जुदा हो गए थे, ठीक है। उन लोग के पास और नहीं आएंगे जिसका संदेश, जिसको योग संदेश बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, कृष्ण का संदेश सुनकर गोपियों की स्थिति कैसी हो गई थी? विराह की आग में जल रही थी, यानी गुस्से की आग में, जुदाई की आग में, या फिर प्रेम की आस जगी थी, या फिर खुशी की आस जगी थी, या फिर मिलन की आस जगी थी? तो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा ख, विराह की आग जगी थी। किसमें जगी थी? गोपियों में जगी थी। किसके प्रति? कृष्ण के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में आप लोग देखें, 9 नंबर का क्वेश्चन, उद्धव के व्यवहार की तुलना किसके पत्ते के भांति की गई थी? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों पे इसलिए की गई थी क्योंकि कमल के पत्ते जो कि पानी में रहते हुए भी पानी को टच नहीं करते हैं, उसी प्रकार उद्धव भी कृष्ण के साथ रहकर प्रेम भावना नहीं सिखाता। और कमल के साथ साथ, ठीक है, कमल के साथ साथ और एक किसी चीज से इसकी तुलना की गई थी। तो किससे की गई थी? जो कि तेल का जो पतीला होता है जिसमें तेल रखा जाता है, उस पतीले की तुलना भी इससे की गई थी, क्योंकि पतीले में भी तेल रहता है और वो भी पानी को टच नहीं करता है, क्योंकि तेल की परत रहती है, इसीलिए तेल वाले बर्तन भी पानी को टच नहीं करते हैं। उसका भी, और कमल के पत्तों की तुलना, दोनों की तुलना किससे की गई थी? उद्धव के साथ की गई थी, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूत रह गए? देखिए, हमने अभी इससे पहले भी ऊपर वाला क्वेश्चन बताया था कि जो कि पानी में रहकर भी, मतलब पानी में रहकर भी पानी को टच नहीं करते हैं, उसी प्रकार उद्धव किसकी संगति में रहकर भी प्रेम से अछूत रह गए? किसकी संगति में रहते थे? कृष्ण की संगति में। जो मैंने बोला ना अभी कि कृष्ण के साथ रहकर भी वो प्रेम नहीं सीख पाए, उसी प्रकार कमल का पत्ता जो कि पानी में रहकर भी पानी के साथ घुलता मिलता नहीं, ठीक है, थोड़ा सा भी भीगता नहीं है, वही हो जाएगा राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण की संगति में रहता था उद्धव। अब हम आ चुके हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के एमसीक्यू की ओर, और यहाँ पर देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के रचयिता कौन हैं? कबीरदास, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, मीराबाई निराला। तो इसका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए हमको जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास, ख, ठीक है, तुलसीदास, जो कि किसके रचयिता हैं? राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस ग्रंथ का अंश है? राम लक्ष्मण संवाद किस ग्रंथ का है? रामायण, कवितावली, या फिर रामचरितमानस, या फिर दोहावली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, ठीक है, रामचरितमानस ग्रंथ, ठीक है, रामचरितमानस ग्रंथ का अंश है। कौन अंश है? राम लक्ष्मण और परशुराम का संवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3 का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, शिव का धनुष कैसे टूटा? कैसे टूटा शिव का धनुष? तो इसके बहुत सारे तर्क थे, जैसे कि जोर लगाने पर, केवल छूने मात्र से, गिरने से, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो केवल छूने मात्र से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, केवल छूने मात्र से, क्योंकि शिव का धनुष छूने पर ही टूट गया था, जिसके बाद परशुराम जो कि आ गए थे। नंबर 4 का क्वेश्चन यहाँ पर, राम और लक्ष्मण सीता जी के स्वयंवर में किस मुनि के साथ आए हुए थे? तो मुनि वशिष्ठ हो गया, मुनि नारद, परशुराम, या फिर शिवामित्र, ठीक है, विश्वामित्र, ठीक है। तो परशुराम तो यहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि परशुराम ही तो क्रोधित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वामित्र, ठीक है, विश्वामित्र के शिष्य थे, और विश्वामित्र के साथ वो दोनों आए हुए थे। कहाँ पर आए हुए थे? स्वयंवर में आए हुए थे, जहाँ पर उन्होंने सीता जी को देखा था। नंबर 5 यहाँ पर देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राम का संबंध किस वंश से था? सूर्यवंश, यदुवंश, चंद्रवंश, या फिर हरिवंश? तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्यवंश, ठीक है। राम का वंश कौन सा था? सूर्यवंश था, सूर्यवंश, राम सूर्यवंश, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 6 नंबर का है, क्षत्रिय कुलद्रोही कौन है? ठीक है, तो क्षत्रिय कुलद्रोही परशुराम है, ठीक है। दशरथ, जनक, राम, ये तीनों के तीनों नहीं है। क्षेत्रीय कुलद्रोही जो कि हो जाएंगे परशुराम। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, सह अस्त्रबाहु सम सो रिपु मोरा, इस पंक्ति में प्रयुक्त
अलंकार है, तो प्रयुक्त अलंकार क्या है? अनुप्रास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खाली लाइन है इस क्वेश्चन में, इसको देखिए। सूरवीर को अपनी वीरता खाली स्थान में प्रदर्शित करनी चाहिए। किस में प्रदर्शित करनी चाहिए? बस ये है, स्वयंवर के समय अपनी वीरता करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगा। अब अपने को और उससे बड़ा बताने के लिए किया जाता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। युद्ध भूमि में किया जाता है, ये थोड़ा सही होगा, और राजभवन में किया जाता है, ये नहीं होगा। यानी कि जो होगा युद्ध भूमि में ही, क्योंकि वीरता अपनी जो कहाँ दिखाते हैं? युद्ध भूमि में ही दिखाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही। ठीक है, देखिए युद्ध भूमि ही राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, तुम तो कालू हांक जनु लावा पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक है, तुम तो कालू हाक जनु लावा पंक्ति के कौन सा अलंकार है पंक्ति में? तो उत्प्रेक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्वेश्चन मज़ा आ रहे होंगे पढ़ने में, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यारों को भेजिए, क्योंकि अभी और भी लंबा वीडियो है, चलते रहेगा, और क्वेश्चंस का सिलसिला तो आते ही जाते ही रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और एंजॉय कीजिए वीडियो का। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस रस की प्रमुखता है? तो इसका हो जाएगा वीर रस। ठीक है, घ इसका राइट आंसर वीर रस के प्रमुखता है। और राम लक्ष्मण परशुराम यहाँ पर समाप्त होते हुए अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अब हम लोग सवैया कविता की ओर आ चुके हैं, जो कि चैप्टर 3 है। तो कविवर देव का जन्म कब हुआ? कविवर, ठीक है, कविवर देव का जन्म कब हुआ था? तो कविवर देव का जन्म सन 1673 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1673 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविवर देव का पूरा नाम क्या था? कविवर देव का देवदत्त द्विवेदी, द्विवेदी, जो कि देवदत्त द्विवेदी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन 3 यहाँ पर, कविवर देव के गुरु का नाम क्या था और वह कहाँ रहते थे? तो उनका नाम श्री हित हरिवंश, जो कि वृंदावन में रहते थे। श्री हित हरिवंश था, जो कि वृंदावन में रहते थे। उनके काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी थी? किसकी? कविवर की। ठीक है, तो लगभग 52 से 72 तक जो कि उनकी संख्या थी। किनकी संख्या? ग्रंथों की संख्या। किसके ग्रंथों की? काव्य ग्रंथों की। और वो किनकी थी? कविवर की। ठीक है। नंबर 5, उनका देहावसान कब हुआ? देहावसान यानी कि मृत्यु, जो कि 1767 में उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के स्क्रीन में, वह किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उनको किस आश्रय दाता शासक से अधिक सम्मान मिला? तो भोगीलाल से, जो कि उनको मतलब अच्छा शासन, मतलब सम्मान वगैरह मिला था। जो कि आश्रम दाता की बात की जाए तो भोगीलाल से ज़्यादा उनको इज्जत मिली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविवर देव ने किस शैली में रचना की? तो यहाँ पर आंसर देख सकते हैं, मुक्तक शैली में उन लोगों ने, मतलब उन्होंने अपनी रचना की थी। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, कविवर देव को 2 अलंकार अत्यंत प्रिय थे। कौन से अलंकार थे? तो अनुप्रास और मयक, जो कि उनको अत्यंत प्रिय थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। फिलहाल ये तो रही उनके जीवनी की बात ही। अब चलिए कुछ चैप्टर की कुछ सॉल्व कर लेते हैं। प्रातः काल होने के बाद बालक रूपी वसंत को कौन जगाता है? ठीक है, कौन जगाता है? तो घ हो गया, गुलाब हो गया। ठीक है, गुलाब जगाता था, गुलाब की महक। नेक्स्ट यहाँ पर, डार द्रुम खाली स्पेस चटकरी दे, इस कविता की पंक्ति में निहित रस का नाम लिखिए। तो निहित रस जो कि हो जाएगा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस जो कि खाली स्थान में भरा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, देव की कविता में फटिक का अर्थ, फटिक का अर्थ, ठीक है, फटिक जिसका अर्थ क्या होता है? फटना होता है, फैलना होता है, गले पड़ना होता है, या फिर इस फटिक यानी कि एक तरह का सफ़ेद मूल्यवान एवं पारदर्शी पत्थर, जो कि यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो कि घ हो जाएगा। फटिक, फटिक का अर्थ क्या होता है? जो कि एक प्रकार का मूल्यवान पत्थर है, जो कि इस फटिक जिसको बोला जाता है। नंबर 4 यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कवि को कृष्ण के चेहरे पर फैली मुस्कान कैसी लग रही थी? तो फूल के समान, चंचल मछली के समान, चांदनी के समान, या फिर पवित्र जल के समान। तो राइट आंसर हो जाएगा चांदनी के समान इसका जो कि मुस्कान लग रही थी। किसको लग रही थी? कवि को, कृष्ण के चेहरे की। पायनी नुपुर मंजू बजे, ठीक है, बंजे ब्रजे बजे सवैया में कृष्ण का कैसा वर्णन है? तो सामंती वैभव का, जो कि रवैया है, मतलब सवैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राधा में कौन सी फूल की सुगंध मिली? तो मल्लिका, ठीक है, क्वेश्चन ए हो जाएगा मल्लिका, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, बालक रूपी वसंत की नज़र कौन उतार रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, कंजकली, जो कि नज़र उतार रही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बालक रूपी वसंत के शरीर पर कैसा झबला है? तो राइट आंसर हो जाएगा फूलों का झबला है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, कृष्ण किस प्रकार सुशोभित, ठीक है, सुशोभित हो रहे हैं? तो किस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं? वस्त्र आभूषणों युक्त होकर, ठीक है, वस्त्र आभूषणों युक्त होकर सुशोभित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 यहाँ पर देख लीजिए, कवि ने कृष्ण को किस रूप का वर्णन किया है? किस रूप का वर्णन किया है? राजसी रूप का वर्णन किया है, ठीक है, राजसी रूप बताए हुए हैं। तो हम लोग अब क्वेश्चन को ख़त्म करके चैप्टर 4 में आ चुके हैं, जो कि उत्साह चैप्टर से अब क्वेश्चन आएंगे। तो उत्साह कविता के कवि कौन हैं? तो जयशंकर प्रसाद, जो कि हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और नागार्जुन, और इनमें से कोई नहीं, इतनी ऑप्शन है, तो इनमें से ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि उत्साह कविता के कौन थे? कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, उत्साह कविता में कवि ने किसको संबोधित, ठीक है, किसको संबोधित किया था? तो बादलों को संबोधित किया था, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा, बादलों को संबोधित किया था। किसने किया था? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, उत्साह कविता में कवि ने बादल की तुलना किससे की है? तो किससे की है? कवि से की है, ठीक है, कवि से की है उत्साह जो कविता है उसमें तुलना। नेक्स्ट क्वेश्चन में, बादल, जो कि कवि बादल को कैसे बरसने को कहता है? अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े हैं तो मैं बता दूं कि थोड़ा सा कि चैप्टर में जो कि गरज के साथ बरसने के लिए कहता है, ठीक है, ताकि वो गरजे भी और बरसे भी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, गरज के साथ बरसने के लिए बोलता है बादलों को। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5, उत्साह कविता में सम्मिलित शब्द का गठन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? गगन, जो कि गगन का हो जाएगा आकाश, ठीक है, तो गगन का राइट आंसर आकाश हो जाएगा। गगन का मतलब पर्यायवाची शब्द, गगन, अंबर, आकाश, ये सब। वो सॉन्ग तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नीले नीले अंबर, ठीक है। अब जो कि बिना MCQ वाले, मतलब बिना ऑप्शन वाले सवाल में आप लोगों को बताता हूँ कि कवि किसको गरजने के लिए कहता है? तो कवि बादलों को गरजने के लिए कहता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि बादल को गरज कर बरसने के लिए क्यों कहता है? बड़े बदलाव के लिए अथवा क्रांति के लिए कहता है, गरज के बरसने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, कवि ने कविता में ललित किसे कहा है? ललित किसे कहा है? तो बादलों को कहा है। इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर बादलों को कहा है ललित। इसके क्वेश्चंस समाप्त हो चुके हैं, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर और देख लीजिए, यहाँ पर इसी चैप्टर के, धरती के लोग विकल क्यों हैं? तो अत्यधिक गर्मी के कारण है, और इसीलिए वर्षा जो कि करने को बोल रहे हैं। वर्षा करने को तो बोल ही रहे हैं, बट साथ में बोल रहे हैं कि गरज के वर्षा करो, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन लास्ट ये देख लीजिए, बादल के बरसने के बाद धरती पर क्या परिवर्तन आ जाता है? तो इसका राइट आंसर देख लीजिए, धरती पर शीतलता छा जाती है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब आ चुके हैं यहाँ पर अट, ठीक है, अट नहीं रही कविता के कवि का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर यहाँ तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं और अगर सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो पाप लगेगा बच्चों, तो सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, इसी के लिए तो हम लोग रुके हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अट नहीं रही कविता के अनुसार क्या अट नहीं रही? ठीक है, तो क्या अट नहीं रही? तो फागुन का सौंदर्य, बारिश का सौंदर्य, इनमें से कोई नहीं, गर्मी का सौंदर्य। तो इसका राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, फागुन का सौंदर्य, जो कि अट नहीं रहा है। फागुन का सौंदर्य कविता में अट नहीं रहा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कवि के अनुसार कौन सांस लेता है तो घर भर जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फागुन, ठीक है, फागुन सांस लेता है तो घर भर जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, फागुन के आभा से, ठीक है, फागुन के आभा से कौन पट नहीं रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धरती, ठीक है, धरती जो कि पट नहीं रही। और क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कविता में निम्नलिखित में से किस वाक्य में मानवीकरण अलंकार है? तो इसमें हो जाएगा कहीं सांस लेते हों, ठीक है, पट नहीं रही, अट नहीं रही, सट नहीं रही, ये सब तो अलग हो जाएगा, लेकिन मानवीयकरण का अलंकार किस में है? कहीं सांस लेते हों, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वहीं से देखिए, अट नहीं रही कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में, कविता में कौन सांस लेता है? तो फागुन सांस लेता है। फागुन के प्रभाव में कौन आंख हटा रहा है? तो कवि आंख हटा रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फागुन के मौसम में किस फूल का रंग लाल होता है? तो पलाश फूल का रंग लाल होता है, जो कि अभी का जो महीना चलेगा, ठीक है, गर्मी का मौसम, पतझड़ सावन। तो 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कवि को आकाश में उड़ने के लिए कौन पंख दे रहा? तो कौन पंख दे रहा? फागुन का महीना पंख दे रहा है। तो उसके भी एमसीक्यू खत्म होते हुए अब हम पहुंच गए हैं दंतुरित मुस्कान की ओर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक अगर आप लोग देख रहे हैं तो वीडियो को ख़त्म नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि और भी बताएंगे। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए और अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब वगैरह मार दीजिए, पानी वानी पी लीजिए आप लोग भी, मैं भी थोड़ा अपना पानी पी लेता हूँ। और पानी पीने से पहले, यह दंतुरित मुस्कान कविता के कवि कौन है? तो नागार्जुन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, इस कविता में व्याख्या का केंद्र बिंदु कौन है? एमसीक्यू में आप लोग को दिखा देता हूँ, कवि है, माँ है, युवक है, बच्चा है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर जिसको पता होगा कमेंट कीजिए, और इसका राइट आंसर मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन, चाइल्ड, बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, कवि, ठीक है, कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? कवि मैथिली भाषा में किस नाम से लिखा करते थे? तो किस नाम से लिखा करते थे? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मतलब यात्री। यात्री को किस भाषा से लिखते थे? मैथिली भाषा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देख लीजिए, उसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा की संचार हो गया। किसकी मुस्कान को देखकर? युवक की मुस्कान, युवती की मुस्कान, माँ की मुस्कान, या फिर बच्चे की मुस्कान? तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चे की मुस्कान, ठीक है। दंतुरित मुस्कान का मतलब बच्चे की मुस्कान को देखकर व्यक्ति मतलब खुश हो गया, हताश था तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, मृतक में भी डाल देगी जान का क्या अर्थ है? मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देना, हारे हुए को जिता देना, हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, या फिर माँ बाप का काम आसान कर देना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, हताश और निराश व्यक्ति में भी खुशी की लहर या फिर खुशी ला देना, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बहुत ही तेजी से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो जाएगा, फसल कविता के कवि कौन हैं? फसल जो कि कविता है उसके कवि कौन हैं? तो उसके कवि जो कि नागार्जुन हो जाएगा राइट आंसर। फसल कविता के कवि नागार्जुन हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, कविता के अनुसार फसल किसका स्वरूप या फिर रूपांतर, ठीक है,
स्वरूप बोल सकते हैं। अब मतलब किसका रूपांतर है, तो सूरज की किरणों का रूपांतर है। किसका रूपांतर, सूरज की किरणों का रूपांतर है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, फसल किसका गुणधर्म है, फसल मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। फसल जो कि मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग स्क्रीन में फटाक से देख लीजिए। फसल में सीधा संबंध किसका रहता है, तो किसका सीधा संबंध रहता है, किसान का रहता है। आप लोग किसान वर्ग से हैं, झारखंड से हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चनों का सवाल नहीं दीजिएगा तो बहुत ही शर्म की बात होगी बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ देखिए, हवा किसका सिमटा हुआ संकोच है, किसान के हाथों का, व्यापार के हाथों का, हवा की थिरकन का, जिम्मेदारों के हाथों का, तो हवा के थिरकन का सिमटा हुआ संकोच है, ठीक है। किसका सिमटा हुआ संकोच है, हवा के थिरकन का। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देख लीजिए, कवि ने किसे सिमटा हुआ संकोच कहा है, तो फसल को सिमटा हुआ संकोच कहा है। किसने कहा है, कवि ने कहा है। सिमटा हुआ संकोच किसको कहा है, फसल को। ये भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग देख लीजिए जो कि कवि के तरफ से हैं। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, फसल कविता के कवि कौन है, कवि नागार्जुन, ठीक है। फसल कविता के कवि नागार्जुन हैं। फसल कितने प्रकार के होते हैं, फसल 2 प्रकार के होते हैं, खरीफ फसल और रबी फसल, याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा है, तो किसान के हाथों के स्पर्श की महिमा है, जो कि किसान ही बनाते हैं। और आप लोग किसान वर्ग के बच्चे हैं, झारखंड के जितने भी बच्चे हैं किसान वर्ग के हैं, तो ऐसे सवालों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फसल किसका गुणधर्म है, फसल खेतों की मिट्टी का गुणधर्म है, ठीक है। अब हम लोग आ चुके हैं छाया मत छूना चैप्टर में। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, गिरिजा कुमार मथुरा का जन्म कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1918 में हुआ था उनका जन्म। और गिरिजा कुमार मथुरा में 2 काव्य संग्रह का नाम बताएं, तो धूप और धान, नाश और निर्माण। धूप के धान एक हो गया, और नाश और निर्माण जो कि दूसरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरिजा कुमार मथुरा, ठीक है, गिरिजा कुमार मथुरा के एक नाटक का नाम लिखें, तो जन्म क्रेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इस कविता में कवि किसे छूने के लिए मना करता है, इस कविता में कवि छाया अर्थात बीते यादों को छूने के लिए मना करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, मृग तृष्णा, ठीक है, मृग तृष्णा किसे कहते हैं, प्रभुता को कहते हैं, ठीक है। किसको कहते हैं, प्रभुता को कहते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग को रटने की जरूरत है इस सवालों को। आप लोग अगर चैप्टर पढ़े होंगे, स्कूल में पढ़ाया हुआ होगा, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोग के माइंड में सीधे प्रभाव डालते होंगे। यामिनी का क्या अर्थ है, यामिनी का अर्थ तारों भरी चांदनी रात का है, यामिनी। अब यहाँ पर देखिए एमसीक्यू क्वेश्चनों को, गिरिजा कुमार मथुरा का जन्म कब हुआ था, तो 1918 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, कवि छाया छूने से क्यों मना करता है, तो इसमें मन को दुख होता है, क्योंकि छाया छूने का मतलब है बीती यादों को याद करना, तो वही है, इसमें मन को दुख पहुँचता है, जो कि बीती यादों को आप लोग याद कीजिएगा तो अक्सर आप लोग को दुखी मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 जो कि बताया गया है यहाँ पर, चांदनी किसका प्रतीक है, चांदनी सुख की घड़ियों का प्रतीक है, जो कि अब जब आप सुख में रहिएगा तो सुख जो कि चांदनी का प्रतीक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, छाया से कवि का क्या आश्रय है, भ्रम का हो गया, डरावना चित्र, परछाई, अतीत की स्मृतियाँ, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अतीत की स्मृतियाँ, जो कि छाया से कवि का अर्थ है, यानी कि बीते हुए पल, ठीक है, अतीत, छाया, बीता हुआ पल। नंबर 5 और उसके ऑप्शंस को देखिए यहाँ पर, ध्यान से पढ़िए। सुरंग सुधिया, ठीक है, सुरंग सुधिया से कवि का क्या तात्पर्य है, क्या कहना चाहते हैं, बुरी यादें, खुशनुमा यादें, और भोली बिसरी यादें, या फिर झकझोर कर देने वाली
क्षण, या फिर इसमें हमको लग रहा है कि खुशनुमा यादें ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, और यही है इसका राइट आंसर, खुशनुमा यादें ही। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए यामिनी का अर्थ, यामिनी का अर्थ क्या है? ख, ख का आंसर निशा, यामिनी का अर्थ निशा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कविता में मृगतृष्णा किसे कहा गया है? तो प्रभुता, जो कि ख में है, प्रभुता को कहा गया है मृगतृष्णा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर शरद रात किसका प्रतीक है? शरद रात जो कि खुशियों का प्रतीक है। ठीक है, शरद रात किसका प्रतीक? खुशियों का प्रतीक। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, रस वसंत जीवन के किन दोनों का प्रतीक है? ठीक है, किसके, किन दोनों का? सुहाने का। ठीक है, किन दिनों का? सुहाने दिनों का प्रतीक है। कौन सा प्रतीक है? रस वसंत जीवन। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, आप लोग की स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 10, रेगिस्तान की रेत पर सूर्य की किरणों के पड़ने से पानी होने के अभाव को क्या कहते हैं? पानी होने के अभाव को क्या कहते हैं? मृग तृष्णा। ठीक है, अब हम लोग कन्यादान चैप्टर में आ चुके हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुराज ने किस साहित्य का अध्यापन किया? जो कि अंग्रेजी साहित्य का अध्यापन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर ऋतुराज की 2 कविता संग्रहों का नाम लिखें। तो पुल पर पानी, ठीक है, पुल पर पानी और सूरत नीरत, इनका नाम आप लोग लिख दीजिएगा। याद आप लोग को रखना बेहद ज़रूरी है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऋतुराज को मिलने वाले 2 पुरस्कारों का नाम बताएं। तो परिमल सम्मान और पहल सम्मान, जो कि 2 पुरस्कार उन लोगों को मिले थे। क्वेश्चन नंबर 4, कन्यादान कविता में किसे दुख बांचना नहीं आता था, या फिर बांटना या फिर बांचना जो था, तो बेटी को नहीं आता था। ठीक है, कन्यादान कविता में दुख बांचना। नंबर 5, कन्यादान कविता में किसके दुख की बात की गई है? तो माँ के दुख की बात की गई है कन्यादान कविता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्यादान कविता में किस ओर संकेत किया गया है? स्त्रियों के ऊपर होने वाले अत्याचारों के ऊपर विशेष इस पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र क्या थी? पुत्री थी, सहारा थी, पूंजी थी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूंजी, जो कि उसकी बेटी एकमात्र उसी की पूंजी थी, जो भी थी, यानी कि बेटी ही थी। नंबर 2 यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देखिए ध्यान से, आग रोटियां सेकने के लिए हैं। ठीक है, खाली स्थान के लिए नहीं। ठीक है, के लिए नहीं, किसके लिए नहीं है? जलने के लिए नहीं है। ठीक है, जलने के लिए नहीं है, बस आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं है। ये हो जाएगा इसका लाइन। ठीक है, कंप्लीट। क्वेश्चन 3 आप लोग यहाँ पर देखिए, कवि ने अंतिम पूंजी किसे कहा है? पेड़ को, कन्या को, आकाश को, पक्षी को? कन्या को इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंख बंद करके, ये तो सबको ही पता ही होगा, कन्या को अंतिम पूंजी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कन्यादान कविता के कवि कौन हैं? तो कवि कौन हैं? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऋतुराज गायकवाड़ नहीं लिख दीजिएगा, ओनली ऋतुराज। ठीक है। नंबर 5 यहाँ पर कविता में लड़की के सयानी न होने का क्या आश्रय है? जवान न होना, अनपढ़ होना, दुनियादारी को ना समझना, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका मतलब हो जाएगा दुनियादारी को ना समझना। और बहुत ही मतलब बच्चे क्या करेंगे? सयानी ना होने का मतलब जवान ना होना, इसमें टिक मार देंगे। तो आप लोग को इसमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन सभी को पढ़ लीजिएगा, ऑप्शन वगैरह को ध्यान से। क्वेश्चन 6 यहाँ पर आग का प्रयोग किस कार्य के लिए बताया गया है? रोटियां सेकने के लिए बताया गया है। सिंपल सा बात है। ठीक है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। रोटियां सेकने के लिए आग का प्रयोग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नारियों का बंधन। ठीक है, बंधन किसे बताया गया है? वस्त्रों एवं आभूषणों को बंधन।
क्वेश्चन 8 आप लोग सॉल्व कीजिए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। इसको थोड़ा देख लीजिए आप लोग। दुख बांचना से क्या अभिप्राय है? तो जिसको पता था आप लोगों ने कमेंट आंसर नहीं किया तो कमेंट में आंसर डाल दीजिए फटाक से। आलस का दिन आ गया है बच्चों, गर्मी का मौसम आने वाला है, गर्मी स्टार्टिंग हो गया है, जिसका मतलब होता है दुख को गहराई से अनुभव करना, दुख बांचना। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लड़की जैसी दिखाई न देना का तात्पर्य क्या है? लड़की जो कि थोड़ी, लड़की मतलब एक नज़र में देखिएगा तो थोड़ा कमज़ोरी वाला वो फील होता है, तो जिसका मतलब होता है कि कमज़ोर मत बनना। ठीक है, लड़की जैसी दिखाई मत देना यानी कि कमज़ोर मत बनना। ओके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन में, ऋतुराज का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर 1940। ठीक है, 1940 यानी कि 1940 को ऋतुराज का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग संगीतकार से लेकर आ गए हैं। संगीतकार कविता के कवि कौन हैं? संगीतकार कविता के कवि आप लोग बताइए फटाक से, जिसके राइट आंसर हो जाएंगे मंगलेश। ठीक है, मंगलेश डबराल, विकराल गबराल, मंगलेश डबराल, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 यहाँ पर देखिए, संगीतकार का क्या अर्थ होता है? संगीतकार देखिए, मैं आपको बताऊं तो जो संगीत गाते हैं, स्टेज में बहुत सारे लोग संगीत गाते हैं ना, तो उन लोग के पीछे जो रिहर्सल करते रहते हैं, उनके पीछे जो साइड एक्टर होते हैं, उन लोग को कहते हैं संगीतकार। ठीक है, इसका राइट आंसर भी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। देखिए, मुख्य गायक के साथ देने वाले गायक यानी कि जो होते हैं उनके जो साइड में होते हैं, उन लोग को ज़्यादा इज्जत नहीं मिलता है, इसलिए इसको संगीतकार का ये वाला चैप्टर बनाया गया है। देखिए, जो मैंने अभी बताया आप लोग को समझ ही गए होंगे। तो देखिए, इसमें जब मुख्य गायक का उत्साह अस्त होने लगता है तब हौसला कौन बढ़ाता है? तो गीतकार, संगीतकार, कलाकार, संगीतकार, तो हो जाएगा संगीतकार। ठीक है, इसी से रिलेटेड अब सारे क्वेश्चन आएंगे। मुख्य गायक, ठीक है, मुख्य गायक का आवाज़ कब बैठने लगता है? तो कब बैठने लगता है? जैसे कि मैं भी अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा भी आवाज़ बैठने लगता है। कब बैठने लगता है? जब ऊंची आवाज़ में बोलने लगता हूँ तब। तो अगर यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऊंची आवाज़ में गाने के कारण उसका आवाज़ बैठने लगता है। क्वेश्चन नंबर 5, कवि ने किसके स्वर को चट्टान जैसी भारी स्वर कहा है? तो किसको कहा है? मुख्य गायक को। ठीक है, मुख्य गायक के स्वरों को। राइट आंसर आप लोग देख लीजिए, ग है। ठीक है, मुख्य स्वर के, मुख्य गायक के स्वर को। कुछ MCQ हैं, इसको भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। कवि ने किसकी आवाज़ को कमज़ोर कांपती हुई कहा है? तो संगीतकार की आवाज़ को कांपती हुई कहा है। कौन अंतरों को जटिल तनों के जंगलों में कौन खो जाता है? तो गायक, जो कि जटिल तानों के जंगल में खो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, संगीतकार कब से गायक, संगीतकार कब से गायक से गूंज मिलाता आया है? प्राचीन काल से। आप लोग देखते होंगे प्राचीन काल में भी मतलब ये संगीत वगैरह का कार्यक्रम रखा जाता था, तो तब से ये संगीतकार का प्रचलन चलते आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, तार सप्तक का क्या अर्थ है? सप्तक का क्या अर्थ है? गाने के क्रम में स्वर का ऊंचा होना, तार यानी कि तार सप्तक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में पढ़िए और फटाक से बताइए, नौसिखिया का क्या अर्थ होता है? जिससे अभी अभी सीखना आरंभ किया हो, मतलब जो अभी अभी सीख रहा हो, नया नया सीखने वाला हो, जिसको चेला भी बोलते होंगे आप लोग, अगर आप लोग से सीखते होंगे तो उसी को नौसिखिया यानी कि नहीं सीखा हुआ, नौसिखिया यानी कि सीख रहा है। ठीक है, बड़ी तेज़ी से बच्चों हम लोगों ने वो वाला भी चैप्टर क्लोज कर दिया है, तो अब हम बढ़ेंगे नेताजी के चश्मा वाले चैप्टर की ओर। बहुत ही तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं आगे, और ऐसे ही हम लोग MCQ लाते रहते हैं। और वीडियो में अगर आप लोग अभी भी बने हुए हैं और नए होंगे तो सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, क्या नहीं तो फेल हो जाओगे एग्ज़ाम में। ठीक है,
और आप लोग कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं आप लोग के स्क्रीन में, लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? मतलब लेखक स्वयं प्रकाश का जन्म कब हुआ था? तो सन 1947, जब क्या हुआ था? पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ था, ठीक है। और वह किस पत्रिका से जुड़े थे? वसुधा पत्रिका। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, सूरज कब निकलेगा, सूरज कब निकलेगा, आइए अच्छे दिन, मतलब आएंगे अच्छे दिन भी, संधान नामक कहानी संग्रह किस लेखक के हैं? तो लेखक स्वयं प्रकाश के हैं। ये जो कहानी है वो कहानी का नाम है, ये वाला कहानी का नाम है, उसको लेखक स्वयं प्रकाश जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेताजी की मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो नगर पालिका ने नेताजी की मूर्ति को बनाया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पाठ नेताजी का चश्मा में मूर्ति के निर्माण का और निर्माता का क्या नाम था? मूर्ति के निर्माता का नाम यहाँ पर देखिए मास्टर मोतीलाल, जो कि क्या थे वहाँ के ड्राइंग, ठीक है, हाँ ड्राइंग टीचर थे, जो कि मास्टर मोतीलाल थे। मूर्ति को प्रतिदिन चश्मा कौन पहनाता था? कैप्टन चश्मे वाला। और कैप्टन चश्मे वाला कौन था पता था कि नहीं? कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा व्यक्ति था जो कि देश के प्रति अपनी भावना रखता था, और वो नेताजी के चश्मा, मतलब नेताजी के आंखों पर चश्मा ना होता था तो उसको अच्छा नहीं लगता था, तो इसलिए वो चश्मा प्रतिदिन लगाते रहता था, अपने नहीं मतलब नेताजी की मूर्ति पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देखिए, आजकल देशभक्ति को लोग क्या समझते हैं? तो मजाक समझते हैं देशभक्ति को। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, सुभाष की मूर्ति पर वास्तविक चश्मे का ना होना हवलदार साहब के लिए कैसी बात थी? चकित और द्रवित करने वाली, यानी कि वो आश्चर्यचकित हो गए थे कि उनकी मूर्ति पे चश्मा ही नहीं है, ठीक है। देखिए ऊपर में मैंने बताया था ना कि चश्मे वाला कैसा व्यक्ति था, तो चश्मे वाला बूढ़ा मरियल एवं लंगड़ा व्यक्ति था जो कि देश के प्रति भावना रखता था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगाने चश्मा किसने लगाया? तो इसका आंसर यहाँ पर है कस्बे के किसी गरीब बच्चे ने, ठीक है। सरकंडे पर चश्मा किसने लगाया था? कस्बे के किसी गरीब बच्चे ने लगाया था। तो चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं, ठीक है। तो नेताजी का चश्मा पाठ के लेखक का नाम क्या था? तो फटाक से आप लोग ऑप्शन देख रहे होंगे, तो फटाक से बताइए। स्वयं प्रकाश इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राइट आंसर ही है। नेताजी का जो कि लेखक को किसने लिखा, मतलब पाठ को? तो स्वयं प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? तो नेताजी की मूर्ति कहाँ लगाई गई थी? मुख्य बाजार के चौराहे पर, मुख्य चौराहे के दाएं में, और बाजार के चौराहे पर, या फिर बाजार के बाहर? राइट आंसर हो जाएगा मुख्य बाजार के चौराहे पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो कि ग में आता है, मुख्य बाजार के चौराहे पर, यानी कि 4 राह जहाँ से गुजरती है वहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर, नेताजी की मूर्ति में कैसे लग रहे थे? मूर्ति मतलब नेताजी मूर्ति में कैसे लग रहे थे? क्रोध एवं उमंग वाला लग रहे थे, या फिर शांति क्रोध, या फिर संघर्षशील, या फिर क्रांतिकारी, या फिर मासूम और कमसीन? तो मासूम और कमसीन लग रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, हवलदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी? तो हवलदार साहब को कौन सी बात बुरी लगी? पान वाले द्वारा देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना, जो कि हवलदार साहब को बुरी लगी। क्यों लगी थी? क्योंकि पान वाला साला देश का मतलब देशभक्त का मजाक उड़ा रहा था, ठीक है। किसी को भी गुस्सा लगेगा, जाहिर सी बात है आपको भी गुस्सा लगेगा अगर आप लोग उस जगह पे होते तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे? ठीक है, पान वाले के द्वारा मजाक उड़ाने पर, या फिर पान वाले द्वारा चश्मे को कैप्टन कहने पर, या फिर एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा आदमी की देशभक्ति को देखकर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, ठीक है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी देशभक्ति की कोई सीमा नहीं थी, ठीक है, उसको देखकर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, हवलदार साहब और चश्मे वाले में क्या समानता थी? जो कि हवलदार साहब जो कि एक देश के नागरिक थे,
यानी कि वो देश के सिपाही थे, और चश्मे वाला जो कि देश के प्रति प्रेम भावना रखता था। तो जाहिर सा बात है कि दोनों चश्मे बेचते थे? नहीं बेचते थे, ठीक है, कोई ये इसमें मत मार देना। दोनों देशभक्ति थे, बस यही समानता थी। या फिर पान वाली का मजाक बनाता था, या फिर ये भी नहीं होगा। तो राइट जाहिर सा आंसर होगा दोनों देशभक्त थे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर देखिए, हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति पर रियल चश्मा देखकर सर्वप्रथम क्या सोचते थे? सोचते थे कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है, या फिर सोचते हैं कि नागरिकों द्वारा यह प्रयास सराहनीय है, या फिर सोचते थे कि कैप्टन का कार्य सराहनीय है, या फिर सोचते हैं कि पान वाले का कार्य सराहनीय है? वो ये सोचते थे, जो कि फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा कि सोचते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य सराहनीय है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे के चश्मे को देखकर क्या उम्मीद जगती है? ठीक है, तो क्या उम्मीद जगती है? नए लोगों में देशभक्ति की उम्मीद जगती है। लास्ट क्वेश्चन, ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? जो कि मैंने पीछे भी जिक्र किया बच्चों। आप लोग का ख्याल फटाक से ये नाम आ गया होगा, अगर जिन्होंने भी ध्यान दिया होगा उन्हीं का ही आया होगा। जो बच्चे ध्यान नहीं दिए होंगे उनको ये ख्याल आया ही नहीं होगा। तो मैंने क्या भी था, उन्होंने ही जो कि मूर्ति बनवाया था, ठीक है, और उन्हीं का नाम जो कि इन चारों ऑप्शनों में से किसी एक में है। तो आप लोग बताइए, नहीं पता वीडियो को पीछे कीजिए और आप लोग उसका ऑप्शन में आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर 10 हम लोग का बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रामवृक्ष बोनीपुरी का जन्म कब हुआ था? तो रामवृक्ष बोनीपुरी का जन्म 1899 में हुआ था। उनके माता पिता की मृत्यु कब हुई थी? बचपन में ही हो गई थी, ठीक है, जब ये छोटे थे। रामवृक्ष बोनीपुरी जब छोटे थे तभी उनकी माता पिता की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके आरंभिक वर्ष किस प्रकार बीते? कठिनाइयों में बीते, बहुत ही ज़्यादा मतलब कष्टदायक उनकी बचपन बीती, क्योंकि माता पिता नहीं थे। तो पता ही होगा किस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वे स्वाधीनता आंदोलन सक्रिय प्रतिभागी के रूप में कब जुड़े? तो कब जुड़े थे? 1920 ईस्वी में वो जुड़े हुए थे। किस में जुड़े हुए थे? स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है। उनका जन्म तो जान लिया, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो उनकी मृत्यु हुई थी सन 1968 में, 1968। इस क्वेश्चन को आप लोग जरा एक नज़र देखिए तो क्या लिखा हुआ है इसमें कि पाठ बाल गोविंद भगत में बाल गोविंद भगत कबीर के पदों को बड़ी आत्मीयता से गाते थे। उन गीतों में कौन सा भाव निहित था? प्रभु मिलन का, देशभक्ति का, इनमें से कोई नहीं, या फिर वियोग का? तो आंसर का जो कि राइट आंसर हो जाएगा प्रभु मिलन का। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर, बाल गोविंद भगत जी कौन सा व्यवसाय करते थे, यानी कि कौन सा काम करते थे? तो खेती का काम करते थे बाल गोविंद भगत। क्वेश्चन नंबर 3, भगत जी अपने बेटे का खास ख्याल क्यों रखा करते थे? बेटा ईमानदार था, बेटा समझदार था, बेटा सुस्त और गोंदा था। गोंदा मतलब गोंदा, गोंदा मतलब बेवकूफ़, बेवकूफ़ मतलब गधा, गधा मतलब गधे का बच्चा। और गाँव में बेटा सुंदर था, तो बेटा जाहिर से आंसर थोड़ा ये वाला जाहिर सी बात है, बेटा थोड़ा सुस्त था। और गोंदा 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 मतलब बेवकूफ़, गधा, उल्लू, उल्लू का बट्टा जो बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? तो आप लोग यहाँ पर आंसर देख लीजिए। बाल गोविंद भगत की टोपी बाल गोविंद भगत की टोपी कैसी थी? कबीर पंथियों जैसी थी। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए यहाँ पर, बाल गोविंद भगत अपने बेटे का दाह संस्कार अपनी पुत्रवधू से करवाया। इस कार्य में भगत जी के किस विचारधारा का परिचय मिलता है? कौन सी विचारधारा का परिचय मिलता है जो कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू से ही सारा कार्यक्रम करवाया, ठीक है। रूढ़िवादिता का विरोध एवं प्रगतिशील विचारधारा का, या फिर रूढ़िवादी विचारधारा, या फिर उनकी
संकुचित मानसिकता का, या फिर क एंड ख दोनों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे हिसाब से रूढ़िवादी विचारधारा का। बट इसके साथ साथ ये भी हो जाएगा रूढ़िवादी विचारधारा का एवं प्रगतिशीलता विचारधारा का। तो राइट आंसर आप लोग का क हो जाएगा, ठीक है। बाल गोविंद भगत का कद कैसा था? नाटा, लंबा, छोटा, मंझोला? तो राइट आंसर मंझोला, उनका कद मंझोला था। क्वेश्चन नंबर 7, बाल गोविंद भगत की उम्र कितनी थी? तो 70 के पार, 60 के पार, 40 के पार और 50 के पार। राइट आंसर 60 के पार, ठीक है, 60 के पार थी किसकी उम्र? बाल गोविंद भगत की। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आप लोग देखिए, बाल गोविंद भगत पाठ के लेखक का क्या नाम है? लेखक का नाम ऊपर में ही मैंने पढ़ा था और आप लोग को बताया भी था, तो आप लोग को याद होगा तो बताइए फटाक से, नहीं तो आंसर ग, ठीक है। रामवृक्ष बोनीपुरी, पानीपुरी नहीं, ओनली बोनीपुरी, अमरीश पुरी, बोनीपुरी, रामवृक्ष बोनीपुरी। क्वेश्चन 9 देखिए यहाँ पर, बाल गोविंद भगत किसकी जड़ों की बेडोल माला बांधे रहते थे? आंवले की, नीम की, तुलसी की, धतूरे की? तो तुलसी की राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, बाल गोविंद भगत गंध लेखन की कौन सी विधि है? तो रेखाचित्र विधि है। यहाँ पर देखिए लखनवी अंदाज, अब हम लोग पहुँच गए हैं। लखनवी अंदाज के लेखक कौन हैं? तो यशपाल, जो कि लखनवी अंदाज के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनवी अंदाज किस प्रदेश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, इसका राइट आंसर, ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, लेखक ट्रेन के किस क्लास में सफ़र कर रहे थे? होता ना फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, सामान्य बोगी, ये वाला वगैरह वगैरह, तो वो कर रहे थे सेकंड क्लास में, बोगी में ट्रैवल। क्यों कर रहे थे? क्योंकि अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको कहानी वगैरह लिखने का बहुत ही शौक़ था, तो वो इसलिए सेकंड क्लास में बैठे ताकि वो खिड़की में बैठकर बाहर का नज़ारा देख सकें और कुछ कहानियाँ जो कि लिख सकें, इसीलिए वो लोग वो लेखक सेकंड क्लास में बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 देख लीजिए, लेखक यशपाल, लेखक यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो 1903 में लेखक यशपाल का जन्म हुआ था। लखनवी अंदाज किस प्रकार का रचना है? तो कौन सी रचना है? उपन्यास मेरे हिसाब से होना चाहिए, तो नहीं है, मेरा तुक्का गलत हो गया। व्यंग्य, ठीक है, व्यंग्य इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन फिर से देखिए यहाँ पर बिना ऑप्शन वाला, और इसमें कहता है कि लेखक यशपाल की मृत्यु कब हुई थी? तो 1976 में लेखक यशपाल की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2, लेखक यशपाल के किसी एक उपन्यास का नाम बताइए? तो झूठा सच उपन्यास का नाम। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रेन में यात्रा करते समय लेखक किससे मिलता है? तो नवाबी नस्ल के एक व्यक्ति से। नवाबी मतलब नवाबी शौक रखने वाले, ओके। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर इसमें देख लीजिए आप लोग, लेखक ट्रेन में किस उद्देश्य से यात्रा कर रहा था? कहानी की तलाश में यात्रा कर रहा था, जो अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो कहानी खोज रहे थे, इसलिए सेकंड क्लास बोगी में बैठे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग के स्क्रीन में, नवाबी नस्ल के व्यक्ति ने लेखक को क्या देने की पेशकश की? तो खीरा देने की पेशकश की। अब हम लोग पहुँच गए हैं मानवीय करुणा की दिव्य चमक के क्वेश्चनों के ऊपर। तो क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन में, सर्वेश्वर, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म कब हुआ था? तो 1927 में उनका जन्म हुआ था, 1927 में, ठीक है। उन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया? पराग का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को मैं फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है, क्योंकि हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर किया। तो सर्वेश्वर, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को कौन सा पुरस्कार मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्होंने साहित्य अकादमी किस रचना पर लिखी? तो खूंटियों पर टांगे लोग, इस प्रकार से खूंटियों में टांगे हुए लोग थे, इस प्रकार का चैप्टर था, उसको लिखा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर, सर्वेश्वर जी किस नाम से दिनमान में स्तंभ लिखते थे? तो किस नाम से लिखते थे? तो चर्चे और चरखे, इस नाम से लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, इस पाठ के चर्चित
जहराबाद का क्या अर्थ है? तो एक प्रकार का जहरीला तथा कष्ट, ठीक है, कष्ट साधक फोड़ा जो होता है ना, फोड़ा वगैरह। फादर बुल्के सन्यासी बनने से पहले किसकी पढ़ाई कर रहे थे? तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई। फादर बुल्के आप लोगों ने बहुत ही फेमस नाम है, आप लोगों ने सुना होगा फादर बुल्के, ठीक है। फादर बुल्के की स्मृति को किस भांति बनाया गया था? किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंचल की भांति बनाया गया था फादर बुल्के। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर फिर से आप लोग देख लीजिए। अब ऑप्शन वाले, किससे बात करना लेखक के लिए कर्म के संकल्पना से भरना था? किससे? फादर से, इसका राइट आंसर। फादर ने जीसेड संघ में 2 वर्ष किसकी पढ़ाई की थी? तो किसकी पढ़ाई की थी? धर्मचारा की पढ़ाई की थी। धर्मचारा कहाँ है? यहाँ पर गांव में धर्मचारा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, फादर की याद करना लेखक के लिए कैसा संगीत सुनने जैसा अनुभव था? तो उदास, ठीक है, उदास और शांत संगीत सुनने जैसा था। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, राष्ट्रभाषा के रूप में फादर किसे देखना चाहते थे? उर्दू को, फारसी को, इनमें से कोई नहीं, हिंदी को या फिर हिंदी? तो इसका राइट आंसर हिंदी हो जाएगा। हिंदी को राष्ट्रभाषा के तौर पर देखना चाहते थे फादर बुल्के। क्वेश्चन नंबर 5, किसी के दुख में फादर का व्यवहार कैसा था? तो सांत्वनापूर्ण था, ठीक है, सांत्वनापूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, फादर बुल्के किस देश में जन्मे थे? तो बेल्जियम में फादर बुल्के का जन्म हुआ था। मानवीय करुणा की दिव्य चमक किस शैली में लिखी गई है? तो संस्मरण, ठीक है, संस्मरण की शैली में। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 8 नंबर का, परिमल किसका नाम है? एक साहित्यकार का, एक पेड़ का, एक साहित्यकार संस्था का, एक फल का नाम? तो राइट आंसर हो जाएगा संस्था का नाम। किस संस्था का? साहित्यिक संस्था का नाम। क्वेश्चन देखिए, फादर बुल्के ने खालिस्तान कोश तैयार किया, अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया, यहाँ पर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए, लेखक ने फादर की उपस्थिति की तुलना किस वृक्ष से की है? देवदारू वृक्ष से की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कहानी यह भी, जो कि चैप्टर अब हम लोग पहुंच गए हैं। तो मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? तो सन 1931 में मन्नू भंडारी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन्नू भंडारी के 2 उपन्यासों के नाम लिखे? तो उसका बंटी महाभोज, ये हो गया उपन्यास। मन्नू भंडारी के एक कहानी संग्रह का नाम लिखे? तो त्रिशंकु। मन्नू भंडारी की थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है, अब ठीक है। मन्नू भंडारी को कौन कौन से पुरस्कार मिले? तो हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान, और भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आदि, ठीक है। कहानी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि आंसर साफ साफ दिखे। कहानी यह भी पाठ के माध्यम से बताएं कि लेखिका की 2 साल बड़ी बहन का क्या नाम था? तो सुशीला नाम था, 2 साल बड़ी थी सुशीला। क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास लेखिका को पसंद आया? तो कौन सा उपन्यास? सुनीता उपन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका और उसके पिता के बीच टकराव का क्या कारण था? तो विचारों का विभिन्नता, यानी कि दोनों अलग अलग विचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर साहब का क्या नाम था? डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर अनबाला, ठीक है, डॉक्टर अनबाला नाम था। डॉक्टर साहब कौन थे? लेखिका के पिता के मित्र, ठीक है, डॉक्टर अनबाला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लेखिका के मन में कौन सी हीन भावना ग्रंथि बन गई थी? तो काले रंग की हीन भावना बन गई थी। अब थोड़ा MCQ देख लेते हैं इसका, ऑप्शन वाला है, ठीक है। मन्नू भंडारी का बचपन कहाँ बीता था? तो अजमेर में बीता था, डी मार देना, अजमेर। मन्नू भंडारी की हिंदी प्राध्यापिका का क्या नाम था? प्राध्यापिका का क्या नाम था? तो शीला अग्रवाल नाम था, ठीक है, शीला अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 3, लेखिका की माँ का स्वरूप या फिर स्वभाव कैसा था? तो त्यागशील था, त्यागशील उसका स्वभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। लेखिका के पिता लेखिका को घर में होने वाली बहसों से बैठने को क्यों कहते थे? ताकि वे उसे देश की स्थिति से
परिचित कराना चाहते थे, मतलब वे उसे देश की स्थिति से परिचित कराना चाहते थे, इसीलिए उसको मतलब वो झगड़े वगैरह में बैठाते थे कि तो सुनो तुम भी बहस राजनीतिक सीखोगे, पॉलिटिक्स बनोगे क्या। वहीं पर नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, सन 46 और 47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था। तो देश में स्वतंत्र करने का जोश उफान पर था। ठीक है, राइट आंसर, उफान पर था, मतलब देश को स्वतंत्र कराने के लिए जोरों शोरों से था तब ना। 1946 और 1947 के बीच क्या दौर का ये बात है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, लेखिका के पिता शक की भावना या फिर शक की स्वभाव के क्यों थे, मतलब शक ज़्यादा करते थे। ठीक है, तो अपने के विश्वासघात के कारण, अपनों के विश्वासघात मतलब विश्वासघाती थे उसके, मतलब अपनी रिश्तेदार दोस्त हो गए, तो इसीलिए वो शक की भावना रखते थे कि कौन क्या निकल जाएगा, कोई भरोसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग के स्क्रीन में, किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों में बहते खून को लावे में बदल दिया। तो शीला अग्रवाल की। ठीक है, शीला अग्रवाल की जो बातें थीं जो कि लेखिका के मतलब खून को लावे में बदल दिया। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए, लेखिका के पिता ने उनका रोब देखकर क्या अनुभव किया। तो रोब देखकर गर्व अनुभव किया कि ये बहुत ही गर्वशाली बच्ची है। इस लेखक ने लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया। तो स्वतंत्रता सेनानी का स्वभाव सामने आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, लेखिका के किस व्यवहार से तंग आकर प्रिंसिपल ने लेखिका के पिता को बुलवाया। तो आंदोलनकारी उसका अनुभव था जिसपे उसको गर्व था उसके पापा को, इसीलिए उसके पापा को बुलाया गया। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो को वॉच किया हुआ है अभी तक, तो क्या करना है आपको पता ही है, अपने फ्रेंड वगैरह को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि सभी टॉपिक्स से MCQ निकालना बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग काम है। और अभी और भी आगे बताएंगे, तो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, लाइक वगैरह, आपका एक लाइक वीडियो को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है। ठीक है, चैप्टर 14 हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, नौबत खाने में इबादत, चैप्टर का नाम 14 चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन के साथ आंसर भी दिखाते जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। नौबत खाने में इबादत पाठ किसके जीवन पर केंद्रित है। किसके जीवन पे, बिस्मिल्लाह खां के जीवन पे केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं। तो कौन है, यतीश मिश्र जो कि लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो बिहार राज्य में हुआ था बिस्मिल्लाह खां का जन्म। और बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे। शहनाई वादक, यानी कि शहनाई बजाते थे, शहनाई के बेताज बादशाह माने जाते थे बिस्मिल्लाह खान। इबादत का क्या अर्थ है, पूजा, किसी की इबादत करना, पूछना, पूजा करना, यही है। अब थोड़े इसमें शॉर्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम क्या था, अमीरुद्दीन। ठीक है, अमीरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां अमीरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां का जन्म किस स्थान पर हुआ था, डुमराव में हुआ था। ठीक है, डुमराव नाम का जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए आप लोग फटाक से, बचपन के दिनों में बिस्मिल्लाह खां शहनाई का रियाज करने कहाँ जाते थे। तो बालाजी मंदिर के नौबत खाने में जाते थे, बालाजी मंदिर नौबत खाने में, बिहार। ठीक है, सुशीर वादों में राह की उपाधि किस वाद्य यंत्र को प्राप्त है, शहनाई को। मुस्लिम समाज के लोग किस पर्व को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, मुहर्रम, जो कि मुस्लिम समाज के ज़्यादा कोई त्यौहार तो ऐसे है नहीं। अब हम लोग का बच गया कृतिका। ठीक है, कृतिका हम लोग आ चुके हैं अपने PDF में, और सबसे फर्स्ट जो लेटर है वो माता का आंचल। ठीक है, माता का आंचल है। और अगर आप लोग क्या कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो दूंगा, जिसमें मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा कि कौन से सवाल कितने इम्पोर्टेंट हैं सब्जेक्टिव में। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में कितने इम्पोर्टेंट है, आएंगे कि नहीं आएंगे, उस पर कंप्लीट चर्चा करेंगे अगर आप लोग चाहें तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आ चुके हैं जो कि माता का आंचल से है। तो स्टार्ट करते हैं। शिव पूजन
सहाय, ठीक है, शिवपूजन सहाय का जन्म कहाँ हुआ था, तो मतलब कब हुआ था, तो 1893 में हुआ था सहाय, ठीक है, शिवपूजन सहाय का जन्म। दूसरा जो क्वेश्चन है, शिवपूजन सहाय की रचना किस नाम से और कितने खंडों में प्रकाशित है, ठीक है, कितने खंडों में प्रकाशित है, तो आंसर शिवपूजन सहाय की रचना शिवपूजन रचनावली नाम के 4 खंडों में प्रकाशित है, ठीक है, मतलब 4 खंडों में छपी है, 4 अलग अलग खंडों में, और नाम जो मैंने बोला शिवपूजन रचनावली, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोधकर का क्या अर्थ है, बोधकर का अर्थ सराबोर कर देना, ठीक है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने क्या किया, वर्षा से बचने के लिए बच्चों ने पेड़ के जड़ से चिपक कर बैठ गए, ठीक है, बच्चों ने क्या किया, वर्षा से बचने के लिए पेड़ों से चिपक कर बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखिए, आप लोग पढ़िए, लेखक के पिताजी उन्हें क्या खिलाते थे, लेखक के पिताजी उन्हें एक फूल की कटोरी में गोरस और भात सानकर खिलाते थे। उतान, उतान शब्द का क्या अर्थ है, उतान शब्द का अर्थ है पीठ के बल लेटना। शिवपूजन सहाय संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम लिखें, बादल और जागरण। बचपन में लेखक पिताजी के साथ कौन सा खेल खेलते थे, बचपन में लेखक पिताजी के साथ कुश्ती का खेल खेला करते थे। लेखक के बचपन का नाम क्या था, लेखक के बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मकई के खेत में किसका झुंड चर रहा था, तो चिड़ियों का, गायों का, भेड़ों का, बकरियों का, तो चिड़ियों का झुंड जो कि वहां पर चर रहा था, यानी कि खाना खा रहा था। नंबर 3, ठोर शब्द का क्या अर्थ है, ठोर शब्द का क्या अर्थ है, ठहरना, स्थान, आकाश, दौड़ना, तो इसका राइट आंसर स्थान हो जाएगा, ठोर। नंबर 4 का क्वेश्चन, बचपन में लेखक किसका तिलक लगाता था, चंदन का, गोरस का, भूभत का, या फिर रोली का, तो भूभत का जो कि तिलक लगाया करते थे लेखक। यहीं पर क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि भूभत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे, तो लेखक बम बम भोले बन जाते थे, मतलब बम भोले, या मतलब बम भोला। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग की स्क्रीन में, चिरोरी करना का क्या अर्थ है, चिरोरी करना का अर्थ चोरी करना, चिढ़ाना, नकल करना, विनती करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनती करना, चिरोरी करना का मतलब। 7 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, बुढ़ापा बेईमान मांगे करेला का चोखा, कहकर बच्चों ने किसको चिढ़ाया, तो इसका राइट आंसर मूसन तिवारी को, मूसन तिवारी को चिढ़ा रहे थे बच्चे, क्या कहकर कि बुढ़वा बेईमान मांगे केरला का झोर, ठीक है, करेला का झोर या करेले का चोखा, ठीक है, ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि देखिए यहाँ पर, अमोल किसे कहते हैं, तो अमोल जो कि हो गया आम का उगता हुआ पौधा, ठीक है, आम का उगता हुआ पौधा। दूसरे क्वेश्चन में, माँ ने भोलानाथ के घावों पर क्या लगाया, तो पिसी हुई हल्दी लगाया, ठीक है, घावों पर, और जाहिर सी बात है पिसी हुई हल्दी से मतलब जल्दी ठीक होता है घाव, इसका आंसर आप लोग कर ही लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए कि भोलानाथ जो कि, भोलानाथ किसको देखकर सिसकना भूल जाते हैं, तो अपनी माता को देखकर, अपने पिता को देखकर, अपने भाइयों को देखकर, या फिर खेल के साथियों को देखकर, तो ये हो जाएगा अपने खेल के साथियों को देखकर भोलानाथ जो कि सिसकना भूल जाते थे। और हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट, और अब बढ़ेंगे हम लोग जॉर्ज पंचम की नाक के चैप्टर की ओर, ठीक है, जॉर्ज पंचम के नाक के चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू हैं सभी को तुरंत हल करेंगे। इसके लेखक की बात की जाए तो इसके लेखक हैं कमलेश्वर। सबसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज पंचम की नाक के पाठ के लेखक कौन है, जो मैंने अभी आप लोग को बोला, कमलेश्वर, ठीक है। वही बात की जाए कि कमलेश्वर का जन्म कब हुआ था, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कमलेश्वर का जन्म, ठीक है, 1932 को कमलेश्वर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए,
सभापति ने नाक का हल ढूंढने के लिए किसको बुलाया? कलाकार को बुलाया था। ठीक है, नाक का हल ढूंढने के लिए कलाकार को बुलाया था। जॉर्ज पंचम की नाक कहाँ लगी हुई थी? जॉर्ज पंचम की नाक इंडिया गेट में लगी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंडिया गेट कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइए, भारत में इंडिया गेट कहाँ है? ठीक है, दिल्ली में है इंडिया गेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो कैसा लेख है? ठीक है, वयंगई लेख है। ठीक है, और भारत में आगमन हो रहा था, किसका आगमन हो रहा था? रानी एलिजाबेथ का। ठीक है, एलिजाबेथ, आप लोगों ने सुना होगा, इसकी स्टोरी भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो सभापति ने नाक ढूंढने के लिए किसको बुलाया? मूर्तिकार को बुलाया था। कलाकार उसमें था, इसमें मूर्तिकार को बुलाया था। अगर कलाकार रहे तो कलाकार, मूर्तिकार रहे तो मूर्तिकार को मार देना है ऑप्शन, खाली छोड़ना नहीं है। नाक का ना होना का क्या अर्थ है? सम्मान न होना। जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? सरकारी तंत्र पर। तो ये आपके जो चैप्टर हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब हम लोग साना साना हाथ जोड़ी, जिसके लेखक हैं मधु कांकरिया। ठीक है, मधु कांकरिया की ओर बढ़ेंगे और हल करेंगे सवालों को, जिसमें सारे एमसीक्यू को हम इसमें खंगाल के निकालेंगे ताकि आप लोग का कोई भी सवाल छूटे ना। फर्स्ट क्वेश्चन, साना साना हाथ जोड़ी पाठ डॉट डॉट क्या है? मतलब एक यात्रा वृत्त है। ठीक है, एक यात्रा वृत्त है, क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो गंगटोल वर्णन, शहर का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंतोष। ठीक है, गंतोक का क्या अर्थ है? गंगटोक का अर्थ देखिए पहाड़ है। ठीक है, गंगटोक का अर्थ पहाड़। गंगोथ, ठीक है, गंतोक में श्वेत पताकाएं पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती हैं? तो हो जाएगा शोक के अवसर पर। ठीक है, शोक मतलब दुख पीड़ा, उसमें कुछ भी हो तो उसमें इसको फहराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर कहा? मेहनत बादशाहों का, क्योंकि गंगटोक एक पहाड़ी इलाके में था तो वहाँ के लोग बहुत ज्यादा मेहनती थे। ठीक है, चैप्टर पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रहस्यमयी तारों भरी रात, लेखिका के मन में क्या जगा रही थी? तो क्या जगा रही थी? तो सम्मोहन जगा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? किस प्रकार करती है? सौंदर्य में पर्वतों का बर्फ पड़ता है, मतलब सर्दियों में, या फिर गर्मियों में वह बर्फ पिघलती है, या पहाड़ों से निकलने वाला नदियां लोगों की प्यास बुझाती है, या फिर सभी कथन सत्य हैं? इसका आंसर देखिए, सभी कथन सत्य हैं। प्राकृतिक जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है? क्योंकि सभी प्रकार, ये सभी की सभी लाइनें सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला। गैंगटॉक नगर किस राज्य की राजधानी है? तो सिक्किम राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा किस पर्वत की चोटी पर है? हिमालय पर्वत की चोटी, कंचनजंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, जिन नार्गों की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई थी? जितने नार्गे की जीप में किसकी लगी हुई थी? तो दलाई लामा। दलाई लामा, आप लोग सर्च करके इसका फोटो देख सकते हैं, दलाई लामा का। कवि कवि लॉन्ग स्टॉक नामक स्थान पर कौन सी हिंदी फिल्म की शूटिंग हुई? तो गाइड हिंदी मूवी की शूटिंग हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुशगुल शब्द का अर्थ क्या होता है? व्यस्त होता है। साना साना हाथ जोड़ी का क्या अर्थ है? साना साना हाथ जोड़ी का अर्थ छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, जिसका मतलब होता है। नेक्स्ट में यहाँ पर, लेखिका ने युमथांग की यात्रा के दौरान कौन कौन से वृक्ष देखे? तो पाइप और धूपी के खूबसूरत नुकीले पेड़, और पाइन और धूपी। नेक्स्ट में, लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी?
लेखिका ने सना सना हाथ जोड़ी प्रार्थना एक नेपाली युवती से सीखी थी। नेक्स्ट में सना सना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका कौन थी? तो मधु कांकरिया। मधु कांकरिया की दो रचनाओं के नाम लिखे। तो मधु कांकरिया के दो रचना सलाम आखिरी और खुले गगन में लाल सितारे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको नोट कर लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका के ड्राइवर का क्या नाम था? तो जितेन नारगे, जो कि लेखिका के ड्राइवर का नाम था जितेन नारगे। नेक्स्ट, खूब ऊंचाई से शिखर में गिरते फेन उगलते झरने का क्या नाम था? तो सेवन सिस्टर्स, ठीक है, सिस्टर्स वाटरफॉल। 8 नंबर का क्वेश्चन, लेखिका ने बहते हुए झरने को किसका प्रतीक बताया? जीवन के अनंतता का प्रतीक बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका झरने के पास बैठकर क्या सुनाने लगी? लेखिका झरने के पास बैठकर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनाने लगी। 10 नंबर का क्वेश्चन, चेरवेती का क्या अर्थ